अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने फ़ोटोसिंथेसिस की बात की थी और हमने फ़ोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया था, जिसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। उसमें हमने जी स्कीम देखी थी, उसके अलावा हमने साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात की थी, फिर हमने केमियो ऑस्मोसिस की बात की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्विन साइकिल में कार्बन फिक्सेशन होती है, इसके अलावा इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है या रिडक्शन की फ़ेज़ होती है और शुगर इसमें सिंथेसाइज होती है। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा का पोर्शन होता है उसमें डार्क रिएक्शन होता है। ये रिएक्शंस लाइट की गैर मौजूदगी में हो सकते हैं, इनको डायरेक्टली लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं और एब्सेंस में भी हो सकते हैं, बशर्ते के ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज होते हैं वो प्रेजेंट हों। इन कंपाउंड्स की एनर्जी इस्तेमाल होगी कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए और वो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस होंगे जब कार्बन फिक्स और रिड्यूस होगी। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होंगे ये फिर प्लांट नेक्स्ट यूटिलाइज करेगा। इसके रिएक्शन को हम समराइज कर सकते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 6 NADPH और 9 ATP इस रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगी, इसके अलावा 6 NADP, 9 ADP, 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रोड्यूस होंगे। तो इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट जो है वो इसकी डिटेल देख लेते हैं। इस पाथवे की डिटेल्स डिस्कवर की थी मेल्विन कैल्विन और उसके कोलीग्स ने एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैल्विन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1961 में। रिएक्शंस की एक साइक्लिक सीरीज़ होती है जिसको एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं, जिसमें कार्बन फिक्स और रिड्यूस होती है और एट लास्ट इसमें शुगर सिंथेसाइज होती है। और ये प्रोसेस डार्क रिएक्शन कहलाता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होती। ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, तो इसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हम कैल्विन साइकिल की फेजेस देख लेते हैं। तो कैल्विन साइकिल की 3 फेजेस हैं, जिसमें कार्बन फिक्स होगी, दूसरी जो फेज़ है उसमें कार्बन रिड्यूस होगी और थर्ड फेज़ में रीजनरेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की, जिसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो फेज़ 1 जो है जिसमें कार्बन फिक्सेशन हो रही है, इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट होगी इस साइकिल में और ऑर्गेनिक मटेरियल में जाके उसका पार्ट बन जाएगी। अब ये हमने माइंड में रखना है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट नहीं होता या इस साइकिल में दाखिल नहीं होता, बल्कि 3 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम इस साइकिल में दाखिल होंगे। और ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये नेक्स्ट इस्तेमाल होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ट्रायोस कहते हैं, वो सिंथेसाइज करने के लिए। कैल्विन साइकिल शुरू होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 5 कार्बन शुगर जो कि हाईली रिएक्टिव फॉस्फोराइलेटेड होती है उसके साथ रिएक्ट करता है। उस शुगर को हम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं। उसका रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज करता है। वो एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कहलाता है, उसको हम रुबिस्को भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है जो कि इसको रेयर्स पर मौजूद है। अब इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड है या इंटरमीडिएट बनता है इसमें, जो कि फौरी तौर पर ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी इसको कह सकते हैं।
तो बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज रुबिस्को, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगी वो 6 कार्बन इंटरमीडिएट होगा, लेकिन ये अनस्टेबल होती है और ये फौरी तौर पर 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाती है, जिसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। अब कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो मौजूद था वो अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन चुका है। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अब हम कह सकते हैं कि कार्बन फिक्स हो गई है। चूँकि जो प्रोडक्ट है इनिशियल कार्बन फिक्सेशन की वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से हम कैल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस फिगर 11.10 से क्लियर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कैल्विन साइकिल में एंटर हो रहे हैं और यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट के ये रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और यहाँ पे 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा जो कि अनस्टेबल होने की वजह से फौरी तौर पर टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज़ नोन एज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है और इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन्स मौजूद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ है रिडक्शन की। अब रिडक्शन में क्या होगा कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को एक और फॉस्फेट मिलेगा जो कि वो ATP से लेगा, और वो ATP कहाँ से आई है? लाइट रिएक्शन में जो सिंथेसाइज हुई थी। तो अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब उसके साथ एक और फॉस्फेट आके लग जाएगा तो वो बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होगा, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है तो इसमें रिडक्शन होगी। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होके कन्वर्ट होगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किस तरह से? बाय रिसीविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर रिसीव करेगा फ्रॉम NADPH। अगेन अब ये NADPH कहाँ से आया है? ये लाइट रिएक्शन से आया है। बच्चों आपको पता है कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडक्शन होती है, तो इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कहाँ से आया? ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बना है। जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फेट ATP से जो कि आया है वो लगेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट अब रिड्यूस होगा बाय रिसीविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? NADPH से। ठीक है, अब ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये 3 कार्बन शुगर है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में भी बनती है, और ये ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट फेज़ है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है। तो ये सेंटेंस आप बेशक काट दीजिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। ग्लाइकोलाइसिस हम नेक्स्ट देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब जो फिक्स कार्बन है ये रिड्यूस जब होती है तो इस दौरान एनर्जी रिच ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, और इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई होती है? एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ ATP एंड NADPH। इसके अंदर एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर मौजूद है ATP की और NADPH की, जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी एनर्जी अब स्टोर हो चुकी है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक्चुअली वो कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। ये ग्लूकोज इस रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होती, या फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में डायरेक्टली ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है जो कि नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाता है। हर 3 मॉलिक्यूल के लिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में एंटर हो रहे होते हैं
और ये कंबाइन करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, तो 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, जिनमें अगर आप टोटल देखें तो आपके पास 18 कार्बन होंगे। और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, ये इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने के लिए। आउट ऑफ एवरी 6 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate formed, only 1 molecule leaves the cycle to be used by the plant for making glucose. अब 6 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल साइकिल में से निकल जाता है और नेक्स्ट ग्लूकोज बनाता है, या सुक्रोज, स्टार्च, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाता है, या कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये रीसाइकल होते हैं और 3 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं 5 कार्बन कंपाउंड या 5 कार्बन राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, जो कि एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, जो कि कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जो 6 जो मॉलिक्यूल्स बने हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उनमें से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वो कार्बोहाइड्रेट या कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए यूटिलाइज होगा। बाकी जो 5 बच जाएंगे वो इस्तेमाल होंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाने के लिए, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है और इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये बच्चों हम अब नेक्स्ट जो हमने अभी स्टेप देखा है या फेज़ देखी है रिडक्शन की, उसको फिगर से देख लेते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ये आप देख सकते हैं कि 6 ATP ऐड हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं 6 ADP में, मतलब इन्होंने अपना फॉस्फेट डोनेट कर दिया है 3 फॉस्फोग्लिसरेट को, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, रिडक्शन किस तरह से होगी कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जो कि हाइड्रोजन के ज़रिए इसमें आएगा। गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6NADPH कन्वर्ट हो रहा है 6NADP में, और यहाँ पे जो एक फॉस्फेट है वो भी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल में से एक एक रिलीज़ होगा, तो टोटल 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 फॉस्फेट जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा या प्रोडक्ट बनेगी इस रिएक्शन की, वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहलाएगी। अब एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इस साइकिल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा और इससे कार्बोहाइड्रेट या कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, और जो 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रह जाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर विच इज़ नोन एज राइबोलोज बिसफॉस्फेट विच इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, ये बनेगा और 3 मॉलिक्यूल्स इसके प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा इस रिएक्शन में 3 ATP भी यूटिलाइज होंगे, जो कि लाइट रिएक्शन से आए थे। तो ये 3 ATP मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को देंगे, और इस तरह से ये 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनेगा और 3 ADP जो हैं वो इसमें रह जाएंगे या प्रोड्यूस होंगे। तो हम रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर को यहाँ से एक दफ़ा देख लेते हैं। ए कार्बन स्केलेटन ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब ये रीअरेंज होंगे इस तरह से कि 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 5 कार्बन राइबोलोज बिसफॉस्फेट राइबोलोज फॉस्फेट के। अब हर राइबोलोज फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोराइलेट होगा और ये कन्वर्ट होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट में। राइबोलोज बिसफॉस्फेट क्या है, ये 5 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है जिससे साइकिल शुरू होता है, और इस तरह से जब राइबोलोज फॉस्फेट बनेगा तो उसको फॉस्फोराइलेट करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ATP के यूटिलाइज होंगे, जो कि लाइट रिएक्शन से आते हैं, और 3 राइबोलोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो हैं वो फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे और राइबोलोज बिसफॉस्फेट बन जाएगा, जो कि दोबारा से साइकिल को कंटिन्यू कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके। ठीक है बच्चों, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब ये साइकिल स्टार्ट होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी, यहाँ से राइबोलोज बिसफॉस्फेट मौजूद होगा। अब इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 ही मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि अनस्टेबल होने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फेज़ है वो रिडक्शन की है। सबसे पहले 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोराइलेट होगा बाय रिसीविंग फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ से आया हमारे पास, ये लाइट रिएक्शन से आया है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट फिर रिड्यूस होगा बाय रिसीविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH, और ये NADPH लाइट रिएक्शन से आया होता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन जाएगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से 6 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ग्लूकोज और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। 5 मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे जो कि रीअरेंज होंगे इस तरह से कि पहले राइबोलोज फॉस्फेट बनेगा और फिर वो फॉस्फोराइलेट होगा बाय रिसीविंग phosphate from adenosine triphosphate which comes from light reactions। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से फॉस्फेट लेने के बाद राइबोलोज फॉस्फेट फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा 1,5 राइबोलोज बिस फॉस्फेट में, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है और इसके 3 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे। ठीक है बच्चों।